हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 जो कि है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति को। इस चैप्टर को हमने देखा है, सीखा है, समझा है। अब बारी है कि जो हमने समझा और सीखा है उसको अप्लाई कर लें, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको हम सब डिस्कस करेंगे इस सेशन में। इसके पूर्व सेशन में भी हमने कई सारे टॉपिक्स को डिस्कस किए, इसके आगे आने वाले सेशन में भी हम और सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद हर एक टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक से उठा करके ले आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चंस, ताकि ये न्यूमेरिकल्स वाला जो फोबिया है वो दूर हो जाए, है ना। तो भाई अगर आप नीट एस्पिरेंट हो या फिर आप जेईई एस्पिरेंट हो, आप दोनों के लिए यहां से क्वेश्चंस पक्के में आते हैं और सॉलिड क्वेश्चन पैक्स आते हैं। मतलब फिक्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है और स्कूल एग्जामिनेशन में तो मिलना ही मिलना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स किसी भी तरीके के कोई से भी सब्सक्रिप्शन या कोई पैकेज की बात नहीं करते। कोई चैप्टर्स कराने के बाद किसी भी तरीके से आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगा जाता है, क्योंकि यहां पर सब कुछ मिलता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को एंड डिस्कस करते हैं हम पहले इन तीन फॉर्मूलेस को, फिर हम डिस्कस करेंगे इनसे संबंधित सवालों को। तो हमारे पास आज जो फॉर्म है वो है L इक्वल्स टू आई ओमेगा। क्या है भाई L? तो L है हमारा, यहां पर कहते हैं इसको कोणीय संवेग। क्या कहते हैं इसको? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, इंटू कोणीय वेग। हम इसकी बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। क्या होता है भाई ये सब कुछ? तो जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं रेखीय संवेग से, तो देखिए रेखीय संवेग हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि रेखीय संवेग जो होता है वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। और हमने एक एनालॉजी के जरिए समझा था कि जिस तरीके से आपके रेखीय वेग में द्रव्यमान होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके का बिहेवियर शो करता है वो कौन है भैया? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण होता क्या है भाई? तो जड़त्व आघूर्ण होता है हमारा आई। इसी तरीके से जो नॉर्मली यहां पर वेग होता है, यहां पर उसी को हम कहते हैं कोणीय वेग। क्या कहते हैं उसको? कोणीय वेग। इसको हम कहते हैं वी। सॉरी, वी तो ये होगा भाई, है ना, ये है वी, है ना। कोणीय वेग ये है हमारा क्या? ओमेगा, ठीक है। तो मतलब यहां पर क्या लिखा गया है? ये लिखा गया वही संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। लेकिन जब एंगुलर में बढ़े, घूर्णी गति में बात करें, कोणीय की बात करें, तो कोणीय संवेग बराबर आई मतलब जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा मतलब हो गया कोणीय वेग। एग्जैक्टली सेम टू सेम बात चल रही है, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। अच्छा, तो भाई इसको एक काम कर लेता हूं मैं, और इसमें डिस्कशन करने के लिए मैं आपको ले आता हूं। यहां पर देखिए, हम कुछ फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, इन फॉर्मूलों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। हमारे पास में सबसे पहला फॉर्मूला मिला है L इक्वल्स टू आई ओमेगा। इसमें अब हमें सारी बातें क्लियर है, तो इन सभी को अलग अलग से करके लिख लेता हूं मैं। यहां पर L जो है ये कोणीय संवेग। क्योंकि देखिए भाई, जब आप क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम करने चलते हैं तो सबसे पहला काम होता है स्टेप वाइज फॉलो करना प्रोसेस को। स्टेप वाइज एक बार आपने प्रोसीजर फॉलो कर ली, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। तो L बराबर हो गया कोणीय वेग, I जो है ये है हमारा जड़त्व आघूर्ण। अभी इन सभी की चर्चा करेंगे हम, है ना। ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया भैया? तो ये हो गया कोणीय वेग। अब इनसे संबंधित भी कुछ फॉर्मूले हमको ध्यान में रखने होंगे। जैसे देखिए I इक्वल्स टू हमको यूज होगा जड़त्व आघूर्ण इक्वल्स टू क्या होता है भाई? तो ये होता है mr², या फिर अगर एक से ज्यादा द्रव्यमान है तो समीशन ऑफ mr², इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। m क्या है भाई? द्रव्यमान,
और r कौन है, त्रिज्या। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, और m कौन है भैया, यहां पर द्रव्यमान, और r जो है घूर्णीय अक्ष से त्रिज्या। ठीक है, सिर्फ त्रिज्या लिख दे, चलेगा। अब इसी तरीके से आपके सामने कौन आएंगे भाई, ओमेगा। ओमेगा क्या होता है भाई, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग होता क्या है भाई, विस्थापन बटा में समय। क्या होता है ये, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन पूरा लिख देता हूं मैं, यहां क्यों लिखूं, मैं लिखता हूं डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा का मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है कोणीय विस्थापन, और जो ये dt है इसका मतलब है समय। तो विस्थापन बटा में समय क्या होता है, वेग। कोणीय विस्थापन तो कोणीय विस्थापन बटा में समय, तो कोणीय वेग। अच्छा, अगर मैं इसको कहता हूं कि मान लीजिए वृत्तीय, किसके लिए, वृत्तीय पथ के लिए, अगर वृत्तीय पथ के लिए आप बात करते हैं पूर्ण चक्कर, तो कहीं पर भी आप पूर्ण चक्कर लगाइए, पूर्ण चक्कर हमेशा किसके बराबर होगी, परिधि के। और परिधि का फॉर्मूला कितना होता है, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई, और मैं क्या लिखना चाह रहा हूं भाई, मैं लिखना चाहता हूं कि ये हो गया, चलिए 2 पाई लिखता हूं, मैं लिखता हूं अब इसके बाद ओमेगा। ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई अपॉन में टी। चूंकि हम एक और चीज जानते हैं, 1 अपॉन टी जो होता है, 1 अपॉन टी जो होता है, ये क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा न्यू, आवृत्ति। ये न्यू कौन है, ये आवृत्ति। ये जानबूझ करके मैं सबसे पहले आपको पूरे फॉर्मुलेशन करा रहा हूं, क्योंकि आप अभी सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो फॉर्मूले कर रहा हूं, क्वेश्चन कराने की बात हुई थी। भैया कराऊंगा क्वेश्चन, पर सबसे पहले इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं वो सब कुछ हम एक बार देख लें, तो हमारा ब्रेन उसके हिसाब से काम करना शुरू करेगा कि हमें कहां तक सोचना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए, ओमेगा इक्वल्स टू क्या बन गया अभी, तो ओमेगा का भी एक फॉर्मूला आ गया 2 पाई न्यू। क्या बन गया, 2 पाई न्यू। ये कैसे बना रहा हूं मैं, तो ये आपको साफ सुथरा यहां पर कर करके मैं सब कुछ दिखा देता हूं आपको। ये एक फॉर्म था, एक फॉर्म ये था, ये जितने बॉक्स हो बंद करे, ये सारे फॉर्मूले यूटिलाइज होने वाले हैं। 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी न्यू होता है, तो इस 1 अपॉन टी को न्यू रख दिया, बस खत्म। अच्छा, तो ये इतने सारे फॉर्मूले हुए, तो यहां पर मुझे L के और कौन कौन से फॉर्मूले दिख रहे हैं, तो L इक्वल्स टू I की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या, mr स्क्वायर ओमेगा, एक फॉर्म ये भी हो गया। एक और L इक्वल्स टू हो सकता है क्या, mr स्क्वायर ओमेगा की जगह पे मैं काम करता हूं, इसको I ही छोड़ता हूं, ओमेगा को भी रख सकता हूं ना, 2 पाई न्यू, ये भी इसी का फॉर्म हो गया। ठीक है, और अगर इसी चीज को लिखना चाहते हैं तो L इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं MVR। L इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, MVR भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म ये भी हो गया हमारा। ठीक, कोणीय संवेग है भाई। ठीक है, चलिए, तो इतने सारे फॉर्मूले हमको यहां पर देखने को मिले। सबसे पहले फॉर्मूले मतलब L इक्वल्स टू आई ओमेगा से। अब दूसरा है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। इसका क्या मतलब है, तो देखिए दूसरा फॉर्मूला मैं लिखता हूं, सेकेंड फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अब इनकी भी चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। यहां पर टाउ जो है, टाउ का मतलब क्या है भाई, तो इसका मतलब होता है बल आघूर्ण। इसका मतलब क्या है, बल आघूर्ण। वैसे ही आई तो अपने को पता है ही, अल्फा के बारे में अब डिस्कस कर लेता हूं मैं थोड़ा सा। अल्फा जो यहां पर लिखा है यह है कोणीय त्वरण। अब इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए भाई। तो टाउ जो होता है इसका फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल्स टू बल आघूर्ण है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एफ आर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या फिर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर साइन थीटा एन। ठीक है, ये एक फॉर्म हो सकता है किसका, ये टाउ का। ये हो गया टाउ। ठीक है, बल आघूर्ण। अब ऐसे कौन था भैया, अल्फा। अल्फा क्या होगा, तो ये वेग है, कोणीय वेग है, सॉरी कोणीय त्वरण है, तो वेग बटा में समय, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं क्या, डी डब्ल्यू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये कौन है, डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा मतलब ये क्या था भाई, कोणीय वेग बटा में समय। जो त्वरण होता है कोणीय त्वरण, वो कोणीय वेग बटा में समय। ठीक है, ये एज इट इज जो देख रहे हैं ना, न्यूटन सेकेंड लॉ की ये एनालॉजी है। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था भैया, F इक्वल्स टू एम ए। ये किस में बात कर रहा हूं मैं,
रैखिक गति में। ये किस में बात कर रहा हूं? रैखिक गति में। एग्जैक्टली सेम देखिए, बल आघूर्ण इक्वल्स टू आई, जो जड़त्व आघूर्ण था, इसको मैंने आपको बोला हुआ था कि भैया ये जो जड़त्व आघूर्ण है ये अल्टीमेटली किसके इक्विवेलेंट है? द्रव्यमान के। तो ये एम ए जैसा ही तो दिख रहा है, ये त्वरण का त्वरण ही है। तो इससे संबंधित भी कई फॉर्मूले बन जाएंगे। तो टाउ इक्वल्स टू आई की जगह पे क्या लिख सकता हूं भाई? एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या बन सकता है? एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक, और भी बहुत कुछ बन सकता है, बट ठीक है, जो हमको अभी यूटिलाइज होना है हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तीसरा फॉर्म और है यहाँ पे। तीसरा फॉर्म क्या है भाई? तो डीएल अपॉन डी टी इक्वल्स टू टाउ। ये क्या है? डीएल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है भैया? टाउ। इसका मतलब क्या है? डीएल अपॉन डी टी का मतलब क्या समझता है? मैं सिर्फ सिंपली अगर डीएल वर्ड को लिखना चाहूं तो डीएल मतलब क्या है? संवेग, कोणीय संवेग में परिवर्तन। क्या है ये? कोणीय संवेग में परिवर्तन। और कोणीय संवेग में परिवर्तन को और कैसे लिख सकते हैं भाई? तो कोणीय संवेग में परिवर्तन, इसी डीएल को यहां पे फॉर्म में लिख देता हूं। डीएल को लिख सकते हैं क्या? फाइनल कोणीय संवेग की बात हो रही है ना? तो फाइनल कोणीय संवेग बटा में इनिशियल कोणीय संवेग, है ना? तो क्या लिख सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूं किस तरीके से? जिस तरीके से कि हम लिखा करते थे इसमें, है ना, फाइनल फोर्स के लिए हम क्या लिखते थे? ये अल्टीमेटली भैया टाउ मतलब फोर्स, क्या लिखते थे भैया? तो dp अपॉन में dt। मतलब इसको लिख सकता हूं मैं L2 माइनस L1। ठीक है, क्या लिख सकता हूं? L2 माइनस L1। जैसे कि यहां पर लिखते थे dp अपॉन dt, किसमें? रैखीय संवेग के लिए। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ जैसा ही बिल्कुल बिहेव कर रहा है। तो अपन इसको इतना सा रख सकते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पे हमको काम करना है इस सेशन में। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इतने के बारे में सोचना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना है। सारे न्यूमेरिकल्स बनने वाले। आ जाओ, चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर। तो भैया हमारा एक परमाणु का नाभिक ये रहा, इसके चारों ओर ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये भैया क्या कर रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। ठीक है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसकी ये जो रेडियस है ये है 0.4 एंगस्ट्रम की। कितने की? 0.4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब क्या होता है? आइए देखिए, हम स्टैंडर्ड यूनिट में लिखना शुरू करते हैं। यहां पर गिवन है, दिया गया है, क्या गिवन है भाई? सबसे पहले तो सबसे पहले आपके पास में गिवन है त्रिज्या r। भाई किसके परितः घूम रहा है? अपने नाभिक के परितः घूम रहा है ना? तो r की वैल्यू हमारे सामने गिवन है कितना? 0.4 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम को जब आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 टू द पावर -10 होता है। एंगस्ट्रम मतलब 10 टू द पावर -10। ये एंगस्ट्रम की जगह पे आ रहा है 10 टू द पावर -10। ठीक है, इतना क्या हो गया भैया? मीटर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड की चाल से घूमता है। ठीक है, ये क्या है भाई? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड मतलब इसकी वेलोसिटी, इसकी चाल, है ना? 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलता है। घूर्णन अक्ष के परितः इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, और द्रव्यमान दिया हुआ है me। मास कितना है भाई? तो 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। अब हमसे कहा जा रहा है कि कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। L की बात कर रहे हैं। तो भैया L के लिए देखिए मेरे पास mvr है। क्या कोई फॉर्मूला होता है इसके लिए? देखिए आप साफ सुथरा देखिए, आपको दिख गया ना, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला भैया। क्या L इक्वल्स टू mvr। अब इससे सड़ा हुआ न्यूमेरिकल क्या चाहिए? वैसे पढ़ करके बड़ा तकलीफदायी लगता है, लेकिन जब हमको पता है कि हमारा दायरा कहां तक है, कितना सोचना है, तो फिर ये आसान हो गया। L इक्वल्स टू कितना होता है भैया? mvr। L इक्वल्स टू क्या होता है? mvr। ठीक है, तो यहां पर आप mvr की वैल्यू को सीधे सीधे रख सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेट कराऊं तो आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं। भाई मेरे को अगर यह नहीं याद आ रहा तो क्या? L इक्वल्स टू, मेरे को ये तो पता है ना, I ओमेगा होता है। बोलिए हाँ। अब L इक्वल्स टू I ओमेगा होता है, तो I की वैल्यू तो हमने ये लिखवाई थी कि भाई ये mr स्क्वायर होता है,
और ओमेगा जो होगा, है ना, ओमेगा जो होगा ये कितना होगा भाई, तो ये होगा हमारा बटा में आर, वी बटा में आर। ओमेगा क्या होगा, वी अपॉन आर। ठीक, अब कहेंगे ये कैसे वी अपॉन आर, तो भाई हमको ये पता है ना, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू आर। मतलब अगर रेखीय वेग v की बात करते हैं तो ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या होगा, v अपॉन आर। तो यहां पर v अपॉन आर, एक आर से आर कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, एम वी आर। ये मिल गया l की वैल्यू, ये मिल गई मेरे को l की वैल्यू। अब बोलिए अब l की वैल्यू क्या क्या गिवन है, m है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू v कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ये कितना 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगी यहां से वैल्यूज 9 2 जा, या फिर एक काम करते हैं 8 कर लेते हैं, 72 72 मतलब 7.2 इंटू, अब 10 की पावर सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब कुछ माइनस में चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 31 और 10 41 और 6 माइनस 47, कितना हो गया माइनस 47। तो ये हो जाएगा हमारा 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 47, कितना हो गया माइनस 47। ठीक है, चलेगा। चलिए, तो यहां से हमको समझ में आता है कि ये 31 और 10 कितना 41 और 6 47, इतना L की वैल्यू आई। तो L होता क्या है, ये होता है आई ओमेगा, है ना। तो आई ओमेगा का मतलब ये हो गया कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक, आई जड़त्व आघूर्ण मास के जैसा काम करता है, मतलब केजी। ओमेगा क्या है भाई, तो ये कोणीय वेग है ना, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। चलिए, चाहे तो भैया आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले सवाल की तरफ, अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए अगले सवाल में अगर देखते हैं तो अगला सवाल भी इजी मिलेगा अब आपको, क्योंकि हमने फॉर्मूले एक जगह रखे हुए ना, अब सब आसान लगेगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान एवं 0.4 मीटर व्यास की एक रिंग अपनी ज्यामितीय अक्ष के परितः 2100 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रही है। देखिए भैया, एक रिंग है, ये हो गई रिंग, और जो इसकी ज्यामितीय अक्ष है, ज्यामितीय अक्ष का मतलब क्या, बिल्कुल इसके सेंटर से जा रही है ये अक्ष, ये है इसका अक्ष, इसके परितः घूम रही। तो कह रहे हैं कि इसकी त्रिज्या क्या गिवन है भाई, 0.4 मीटर व्यास है। ये पूरा जो व्यास है, ये पूरा यहां से यहां तक, ये 0.4 मीटर। तो मैं कहता हूं ये इतनी सी त्रिज्या जो है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कितनी होगी 0.2। तो मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं, दिया गया है, क्या दिया गया भैया, 0.4 मीटर का व्यास, तो मतलब d की वैल्यू दी गई है 0.4। तो r कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा d अपॉन 2, मतलब 0.4 अपॉन 2, मतलब कितना 0.2 मीटर इसकी ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई 0.2 मीटर। अच्छा ठीक है भाई, अब क्या कह रहे हैं, ज्यामितीय अक्ष परितः 2100 चक्कर प्रति मिनट। अब देखिए ना, ये 2100 चक्कर प्रति मिनट, इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, आवृत्ति की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारी आवृत्ति की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, न्यू। तो 2100 चक्कर प्रति मिनट। अब मुझे तो समझ में आता है यार, प्रति मिनट स्टैंडर्ड यूनिट तो नहीं है, प्रति सेकेंड होना चाहिए। तो क्यों ना इसको कन्वर्ट कर ही लूं, 2100 डिवाइडेड बाय 60, 6 से इसको काट दीजिए, 6 से इसको भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 36 18 मतलब यहां से बच जाएगा 3 30 6 35, ये हो गया 35 चक्कर प्रति सेकेंड। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट में आ गया, अब किस में आ गया, स्टैंडर्ड यूनिट में। तो डी मिल गया, न्यू मिल गया। अच्छा ठीक है, घूम रहा है, उसके जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय संवेग की गणना कीजिए। मतलब इसका जड़त्व आघूर्ण भी निकालना है और कोणीय संवेग भी निकालनी है। तो जड़त्व आघूर्ण मतलब मुझे इसमें निकालना है, आई का मान निकालना है,
और कोणीय संवेग मतलब किसकी बात करनी है भैया, तो एल की भी बात करनी है। और मुझे गिवन है द्रव्यमान भी दिया हुआ है भैया, मास गिवन है, मास गिवन है 10 kg। ठीक है, तो अब देखता हूं कि क्या क्या चीजें निकाल सकता हूं मैं इसमें से, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे आई चाहिए, जड़त्व आघूर्ण। सबसे पहले किसको निकालूं, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आई इक्वल्स टू कितना होता है भैया, तो ये mr स्क्वायर है ना, यही किया ना, आई इक्वल्स टू कितना होता है mr स्क्वायर। तो इसी mr स्क्वायर को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं सिंपली। अब m की वैल्यू आप बता दो, m की वैल्यू कितनी है भैया 10 kg। r स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है, क्या स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो गया भाई, तो ये 2 2 जा 4 है ना, तो मतलब ये 2 2 जा हो गया 0.04 इंटू 10, मतलब ये निकल गया मुझे क्या 0.4। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण कितना आ गया 0.4। ठीक, चलिए तो यहां तक की तो बात हो गई। ये क्या हो जाएगी यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, है ना, केजी मीटर स्क्वायर। अब क्या बात करनी है मुझे बात करनी है एल की। ठीक, तो चलो भैया एल की बात कर लीजिए। एल क्या था, तो ये होता है भैया आई ओमेगा। अब सवाल आती है ओमेगा तो है नहीं, ठीक, तो ओमेगा नहीं है तो क्या है भैया, यहां पर न्यू तो है, आर तो है। ओमेगा को हमने एक और फॉर्म में देखा हुआ है, यहां पर देखिए आई इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू आई 2 पाई न्यू, है ना। ओमेगा की जगह पे ये कौन आता है भैया 2 पाई न्यू। कैसे लेकर के आते हैं हमने यहां पर चर्चा कर ली ऑलरेडी। ठीक, तो देखिए ना अब कितना आसान होते जा रहा है। तो 2 पाई न्यू लिख लेता हूं इस ओमेगा की जगह पे, तो यहां पर आई इंटू 2 पाई न्यू। आई की वैल्यू हमको मिल गई यहां पर 0.4, 2 पाई की 3.14, और अगर 2 पाई है ना, 2 पाई 2 इंटू पाई की 3.14 और न्यू की बात कर लेते हैं 0.4। ठीक है, अब इसको अगर हम करना शुरू करते हैं, है ना, क्या करें भाई, तो न्यू की वैल्यू रखनी है भाई, न्यू की वैल्यू 35 है, सॉरी न्यू की वैल्यू तो 35 है। ठीक है ना, तो मैं कहता हूं 35 दूनी 70, 70 से करते हैं अपन 4 बार में इसको, और इसके बाद इसको 3.14, तो ये हो जाएगा 879 पॉइंट समथिंग, है ना, 879.6 ऐसा कुछ आना चाहिए, 879.6। एक काम करते हैं ना, इसको ले लेते कंप्लीट, कितना ले ले भाई, तो ये ले लेता हूं मैं कंप्लीट 88, ये भी बेसिकली 87.96 ऐसा कुछ होना चाहिए। इसको कंप्लीट ले लेता हूं मैं 88, हटाइए चलिए, क्योंकि ये क्या है भाई, ये डेसिमल पाई की वैल्यू है ना, पाई की वैल्यू को अगर आप करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये मैं सिंपली ले लेता हूं 88। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये निकल गई हमारी फाइनली एल की वैल्यू। ठीक, क्योंकि देखिए मैंने 3.14 लिया, आप 22/7 लोगे। ठीक है, अगर 3 डिजिट 4 डिजिट तक जाओगे तो आपको अलग वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गई बात भाई, है ना। सेकंड भी सॉल्व हुआ, और ये जो फॉर्मुलेज यूज कर रहा हूं मैं, इसके लिए हमने पहले से ही सब कुछ डिस्कस किया हुआ है यहां पर, ताकि हमें किसी भी तरीके की तकलीफ ना आए। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये कह रहे हैं गतिपालक चक्र, उसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण 0.1 kg मीटर है। अच्छा, kg मीटर नहीं भाई, kg मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण की बात कर रहे हैं, मतलब आई जो है ये हमको गिवन है 0.1 kg मीटर स्क्वायर। किसके लिए, तो एक गतिपालक चक्र, मतलब एक चक्र है ऐसा, यही बना लिया जाए। चलिए, अपने अक्ष के परितः ही घूम रहा है। ठीक है, घूर्णन अक्ष जो है वो सेम है भाई, इसी अक्ष के परितः घूम रहा है, ये इसी के परितः ये घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, परिधि जो है वो 19.6 न्यूटन का स्पर्श बल रेखीय लगाकर घुमा जाए। अच्छा, इसको घुमाने के लिए इस परिधि पे यहां पर एक बल लगाया गया है, F लगाया गया है, जिसकी वैल्यू गिवन है 19.6 न्यूटन। इस पे एक स्पर्श बल लगाया जा रहा है, जिससे इसको क्या किया जा सके, घुमाया जा सके। आप तो सिंपली समझो ना, एक साइकिल का पहिया ऐसा हाथ में पकड़ा और एक टेंजेंशियली उसके ऊपर फोर्स लगा करके क्या कर रहे, उसको गोल गोल घुमा रहे। चलिए, यदि चक्र की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, ये जो इसकी रेडियस है ना, ये 10 सेंटीमीटर की, यानी इसकी रेडियस जो है वो कितने की है, 10 सेंटीमीटर की।
ठीक है, तो कोणीय त्वरण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इनका कहना है कि भैया आप तो मुझे अल्फा के बारे में बता दो। ठीक, अब अल्फा कैसे निकले, सवाल इसका है कि अल्फा निकले कैसे। तो अल्फा आता किसके फॉर्मूले में है, तो हमने अभी देखा था कि चूंकि जब हम बात करते थे टॉर्क की, है ना, तो टॉर्क क्या होता था भैया, ये होता था आई अल्फा। तो अल्फा इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया, टॉर्क अपॉन आई, जड़त्व आघूर्ण बटा में बल आघूर्ण बटा में जड़त्व आघूर्ण, क्या मिल जाता है, ये बल आघूर्ण बटा में जड़त्व आघूर्ण। अब ये कितना आसान सा काम हो गया। अब मैं क्या करूं, टॉर्क निकालता हूं, तो टॉर्क इक्वल्स टू टाउ इक्वल्स टू भी क्या होता है भाई, तो ये देखिए ना, ये सारे फॉर्मुलेशंस यहां पर हम लोगों ने करे। टाउ की अगर हम बात करते हैं तो टाउ इक्वल्स टू हम लोगों ने यहां पर देखिए लिखा था एफ आर, क्या लिखा था, एफ आर। और अगर मैं अल्फा की अगर बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, तो अल्फा तो मिल गया मुझे टाउ अपॉन आई। तो सबसे पहले टाउ निकालते हैं। टाउ क्या होता है भैया, तो ये होगा बल इंटू लंबवत दूरी, त्रिज्या जो होती है वो लंबवत दूरी ही होती है। तो बल की मान यहां पे 19.6 न्यूटन गिवन है, ठीक है। अब लंबवत दूरी के तरफ चलते हैं। लंबवत दूरी को थोड़ा सा देखिए, लंबवत दूरी में थोड़ा सा गड़बड़ झोल है, क्या है भैया, तो यहां पर लंबवत दूरी आर आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 0.1 मीटर होगा, है ना। कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके मीटर में आएगा, और मीटर में नहीं आएगा तब तक यहां रख नहीं सकता क्योंकि न्यूटन स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी। तो यहां पर रख दीजिए भाई 0.1। तो अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना मिल जाएगा भाई, है ना, 1.96। कितना हो गया, 1.96। ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई टॉर्क की, टाउ की। अब लिखते हैं हम अल्फा, अतः अल्फा इक्वल्स टू टाउ कितना आया 1.96 अपॉन में आई की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना है 0.1, है ना। आई कितना है भैया, तो ये है 0.1। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो ये कितना मिलेगा भाई, ये होगा यहां से कैंसिल होगा तो नीचे 196 अपॉन ये नीचे आ गया भैया 100, और ये ऊपर चला जाता है कितना 10 गुणे 1, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, तो अल्फा इक्वल्स टू अगर देखेंगे 10 ही है ना, तो ये 19.6, कितना हो गया 19.6। अब चूंकि अल्फा क्या होता है भैया, तो ये कोणीय, ये देखिए कोणीय त्वरण है। कोणीय त्वरण को किस में मेजर करेंगे, तो कोणीय विस्थापन को रेडियन में मेजर करते हैं, तो ये रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू होगी 19.6 और रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा मिल जाता है यहां पे किसका, गतिपालक चालक के लिए। ये आपको पॉइंट क्लियर होगी कि गतिपालक चालक है, मतलब आप साइकिल के पहिए को, ऐसे साइकिल का जो ये पहिया होता है ना, ये इस तरीके से इसके स्पोक्स बने होते हैं, इसको क्या करना है, ऐसा ऐसा आप टांग लीजिए, ऐसा टांग लीजिए और ऐसा पकड़ करके इसको ऐसा ऐसा गोल 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 घुमाना शुरू कीजिए, तो यही मिलने वाला है आपको, है ना, 19.6 रेडियन पर सेकंड, ठीक। चलिए, तो ये भी आसान लग रहा है। अब न्यूमेरिकल्स आसान लग रहे हैं भाई आपको, कुछ अलग से बात हो ही नहीं रही है ना, बहुत ही आसानी से जितने भी हमको फॉर्मुलेशंस गिवन है, जितने भी फॉर्मुलेस गिवन है, उन्हीं फॉर्मुलेस पे हम बात कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहे हैं कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान और 40 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले बेलन की सापेक्ष कोई रस्सी लपेटी गई है, ठीक है। क्या कह रहे भैया, ये खोखला बेलन है, ऐसा है पूरा अरेंजमेंट, ये खोखला बेलन, ये उसका अक्ष, ठीक है। इसके ऊपर एक रस्सी लपेट दीजिए, चलिए लाओ भैया रस्सी लपेटे, ये लपेट दी अपन रस्सी, ठीक है। ये अपन ने रस्सी लपेट दी, ये नीचे की तरफ इस पे बल लग रही होगी, ठीक है। तो कितना है 3 kg द्रव्यमान, मतलब m की वैल्यू, मास अपने को गिवन है 3 kg, ठीक है। 40 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये जो रेडियस है इसका, ये यहां से यहां तक, ठीक, ये है 40 सेंटीमीटर,
ध्यान से देखेंगे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बाद में चूक हो जाए इससे बढ़िया अभी कन्वर्ट कर डालो। तो ये 0.4 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। खोखले रस्सी लपेटी गई, यदि रस्सी को 30 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, इस रस्सी को 30 न्यूटन के बल से, इसको ऐसा खींच ही देता हूं, इस पे क्या किया, 30 न्यूटन का बल लगा के इस रस्सी को जब खींचिएगा तो ये क्या होने लगा, ये एक बेलन है, इसके ऊपर ऐसा रस्सी लपेट के इसको खींचेंगे तो ये बेलन क्या होने लगेगा, ऐसा गोल घूमने लगेगा, है ना। क्या होगा, बेलन गोल गोल घूमना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि खींचा जाए तो बेलन का कोणीय त्वरण क्या होगा, मतलब यहां पे हमसे मांग रहे हैं कि भैया अल्फा बता दीजिए। रस्सी का रैखिक त्वरण भी ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा तो ठीक ही है, आप तो इसका रैखिक त्वरण मतलब ए और निकाल के दीजिए। ठीक, तो चलिए हम निकाल तो लेंगे इसको। सबसे पहला काम तो यह है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है भैया, एम गिवन है, आर गिवन है और एक फोर्स गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है भाई, एक फोर्स गिवन है कितना, 30 न्यूटन का, एफ गिवन है 30 न्यूटन। अब एक बात समझिए, ये जो इसके ऊपर बल जो ये लग रहा होगा, ये कैसा लग रहा होगा भाई, इसके स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में ही लग रहा होगा ना, इसके टेंजेंशियल ही तो फोर्स लग रहा होगा ना। ये तो फोर्स इनटू अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूं तो मुझे टॉर्क मिल जाएगा, है ना। और टॉर्क अगर मिल गया तो मेरे पास में एम और आर भी अवेलेबल है, आई भी निकाल लूंगा। ठीक है, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। देखिए अल्फा को ढूंढने के लिए मुझे कहां चलना है, एक बार मैं इसकी आउटलाइनिंग करता हूं, फिर आपको भी समझ में आएगा इसको सॉल्व करना। मैं कहता हूं मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा के लिए कहां चलूं, तो मैं गया किसके पास, टाउ के पास। तो टाउ ने कहा भैया आई अल्फा होता है, ठीक है, आप इस आई का मान ले आओ और टाउ का मान ले आओ, हम निकाल के दे देंगे आपको। तो टाउ, फिर मेरे को दिक्कत किया तो मैंने कहा अच्छा टाउ होता है एफ इंटू आर, चलो ये कर दिया, टाउ एफ इंटू आर। तो मैं चलता हूं अपने सवाल में देखूं तो देखिए एफ भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है, मतलब ये टाउ तो मिल गया। अब कौन बचा भैया, ये आई। अब आई क्या होता है भाई, आई कैसे मिलेगा, तो आई को भी मैंने ओपन किया तो ये एम आर स्क्वायर होता है, तो ये भी मिल जाएगा। ये एम अवेलेबल है और ये आर भी अवेलेबल है, तो ये एम आर स्क्वायर भी मिल गया। अब कौन चाहिए भैया, तो आपको निकालनी थी अल्फा, ये और ये, इसके मान और इसके मान आपके पास में है, तो अल्फा का मान तो डायरेक्टली मिल ही जाएगा। अब आपकी इच्छा, अगर आपको अच्छा लगता हो तो भैया आप सीधे यहीं से कर लो, क्या, अल्फा इक्वल्स टू एफ आर अपॉन एम आर स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू एफ आर अपॉन एम आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, एफ अपॉन एम आर, क्या बना भाई फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू एफ अपॉन एम आर। अब क्या करना, तो एफ की वैल्यू आपके पास में 30 न्यूटन गिवन है, एम की वैल्यू आपके पास में 3 गिवन है और यहां पर 0.4 गिवन है। इसको अगर और उड़ा दूं तो ऊपर मैं 10 लिख लेता हूं, 3 से अगर आप इसको काटते हैं तो 10 बार में कट जाएगा, ये हो गया 100/4, 4 से इसको काटिएगा तो कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाना चाहिए, है ना। ये कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो ये फाइनली कितना मिल गया भैया, 25 और रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान है देखिए, मैंने सीधे फॉर्मूले में खेला, कैलकुलेशन भी आसान हो गया। अदरवाइज आप इसी चीज को क्या कर सकते हो, तो आप सिंपली पहले निकालिए भैया किसको, तो आप सबसे पहले यहां पर निकाल सकते हैं कि भैया एफ, सबसे पहले मैं निकालता हूं टाउ, तो ये हो जाएगा मेरा एफ आर, है ना। एफ की वैल्यू यहां पर गिवन है 30, आर की वैल्यू यहां पर है 0.4, तो ये हो गया 4×3=12। ठीक, कितना हो गया भाई, 4×3=12 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक, अब इसके बाद मेरे को क्या चाहिए भैया, तो एम आर स्क्वायर, आई चाहिए, तो एम आर स्क्वायर निकालिए। एम की वैल्यू तो सेम टू सेम 3 kg चलेगी, ठीक है, और आर स्क्वायर की बात करेंगे तो 0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, तो 3 इंटू चच्चू के 16, है ना, तो मतलब 0.14 और 6 तिया 16 तिया 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो मतलब 0.48। ठीक है, ये मिल गया कौन भाई, तो ये मिल गया मेरे को केजी मीटर स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण, केजी मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट। अब मुझे क्या निकालना भैया, ये निकल चुका है, तो मैं लिखता अब किसके बारे में, मैं लिखता हूं इसके बारे में कि भाई आई इक्वल्स टू, सॉरी टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू टाउ अपॉन में आई, टाउ की वैल्यू 12 और ये है 0.48। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा, इसको ऊपर कर दीजिए 100 बरचो 48, 4 से ये 25 बार में 100, 25 रेडियन
प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मिल गया अल्फा। आप चाहे तो ऐसे निकालिए, आप चाहे तो सीधे फॉर्मूले में निकालिए, ठीक है। ये और है भाई, मतलब ये कीजिए या ये कीजिए, मैंने दोनों तरीके दे दिए। अब हमसे सवाल में पूछा गया क्या है, तो हमसे पूछा गया कि भैया आप मुझे इसके साथ साथ में ए और बताइए। तो देखिए, और रैखीय त्वरण बराबर होता है त्रिज्या इंटू कोणीय त्वरण। मतलब मैं कहता हूं तो A इक्वल्स टू होता है आर अल्फा, A इक्वल्स टू आर अल्फा। तो A की वैल्यू हमारे पास में गिवन है कितना, अच्छा A तो निकालना है, आर अल्फा की हमको बात करनी है, ठीक। तो आर अल्फा सीधे सीधे कर सकते हैं, आर की मतलब है यहां पर 0.4 और अल्फा कितना है भैया 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया 25 चौके 100, एक दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि 0.4 था, तो ये 100 ना लिखते हुए कैसा 10, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और फॉर्म है, एक और तरीका है भैया ये ए को निकालने का। तो देखिए हमको ये भी पता है, चूंकि F इक्वल्स टू क्या होता है भैया एम ए, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा F अपॉन में M, क्या हो जाएगा F अपॉन M। F कितना है 30 और M कितना है 3, तो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको दो मेथड मैंने दे दिए, रेखीय त्वरण भी निकालने के लिए 2 मेथड मिल गया, और ये जो हमारा था क्या भाई, ये हमारा था कोणीय त्वरण निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए भी 2 मेथड मिल गया। आसान लग रहा है अब, है ना, अब खेलने में अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि आसान इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि भैया ये एक्चुअली आसान है, और हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को छोड़ के आते कि अरे भाई पता नहीं, वो पता नहीं एंगुलर मोमेंटम और क्या कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय द्रव्य, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, ऐसा कुछ कोणीय त्वरण की बात करेगा, कोणीय संवेग की बात कर रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या उलझी उलझी सी कहानी आ रही। अरे भाई नहीं, बिल बहुत सिंपल है, एनालाइज कीजिए एक बार अपने दिमाग में कि वो चल क्या रहा है वहां पे, आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वें क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक धातु की वृत्तीय चकती है जिसका द्रव्यमान 4 kg, ठीक है, तथा व्यास जो है वो 0.4 मीटर है। इसके केंद्र से तल के लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः 10 परिभ्रमण प्रति सेकंड करती है। देखिए एक धातु की वृत्तीय चकती है, ये चकती है भाई, क्या है ये पूरी चकती है। अब चकती का मतलब क्या हुआ, है ना, ये पूरी भरी हुई होगी। चकती का मतलब क्या है, ये पूरी भरी हुई। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो रिंग की बात कर रहे थे, अब ये वृत्तीय चकती होगी तो थोड़े से गेम में चेंजेस आएंगे। ये हो गई मेरी वृत्तीय चकती, क्या चेंजेस आएंगे चलिए देखते हैं। एक वृत्तीय चकती जिसका द्रव्यमान, तो m मेरे को गिवन है 4 kg, ठीक, ओके, तथा व्यास गिवन है 0.4 मीटर, d गिवन है 0.4 मीटर। अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.2 मीटर, ठीक है। इसके केंद्र से तल के लंबवत, तो भैया ये बहुत आसान हो गया, ये इसका केंद्र होगा, इससे तल के लंबवत मतलब ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके परितः इसको घूमना है, ठीक है। लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः 10 परिभ्रमण प्रति सेकंड, मतलब न्यू का मान मेरे पास में है 10 परिभ्रमण प्रति सेकंड, ठीक है, न्यू हो गया। अब कह रहे उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग क्या होगा, यानी पहला कोणीय संवेग की बात करना है, यानी मुझे बात करना है L की, और दूसरा कह रहे हैं कि उसमें बल आघूर्ण का परिणाम ज्ञात कीजिए जो 10 सेकेंड में कोणीय संवेग में 20% की वृद्धि कर दे, ठीक है। चलिए इसकी बात बाद में करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। L चाहिए मुझे, है ना, क्या चाहिए भैया L चाहिए। अब L होता क्या है, तो L तो सिंपली होता है भैया mvr, ठीक है, क्या होता है mvr। अब अगर मैं इसी तरीके से कहता हूं कि भैया L को, है ना, L को mvr ना लिखते हुए मैं इसके टर्म में भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि वृत्तीय चकती है, तो मैं ये लिख देता हूं आई ओमेगा, ठीक है, आई ओमेगा लिखता हूं मैं। ओमेगा की वैल्यू आई अलग से निकालता हूं, ओमेगा की वैल्यू कितने लिख सकता हूं, चूंकि ये न्यू और आर के टर्म में है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 2 पाई न्यू। कैसे लिख रहा हूं ये देखिए ना, ये अलग से हमने किया हुआ है, आई
2 पाई न्यू। तो अब मुझे यहां पर आई का मान तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आई का मान तो दिया नहीं है। अब जब आई का मान नहीं गिवन है तो आई का मान कैलकुलेट करके आते भैया। ठीक, कैसे कैलकुलेट करें इस आई के मान को? तो आई के मान को कैलकुलेट करने के लिए तो देखिए, चकती के लिए वृत्तीय चकती पूरा ही लिखता हूं, है ना, वृत्तीय चकती के लिए जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, I इक्वल्स टू होता है भैया इसके लिए हाफ m, ठीक है, आर स्क्वायर। कितना होता है? हाफ m आर स्क्वायर। तो रख लेते भाई इन सभी को, है ना, 1/2। m की वैल्यू कितनी? 4 kg। चलो 4 kg। आर स्क्वायर की जब बात कर रहे हैं तो आर कितना था? 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, 0.2 का स्क्वायर, ये 2 बार में कट गया, 2 2 4, है ना, तो 2 × 0.04, है ना, क्या होगा? 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 होगा, 2 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 0.08। क्लियर है? 0.08 किसकी वैल्यू आ गई? आई की। इधर लिखता हूं मैं, I इक्वल्स टू 0.08 kg मीटर स्क्वायर। आई निकल गया। अच्छा, तो 2 पाई न्यू की बात अब करनी है, रखनी है, तो L इक्वल्स टू लिखते हैं। अतः L इक्वल्स टू 2 × पाई मतलब 3.14 रख ही लेता हूं, है ना, 2 पाई। ठीक है, और एक काम करते हैं ना, आई पहले रख लेते हैं। आई की वैल्यू 0.08 इंटू, अब लिखते हूं 2, 3.14 इंटू न्यू की वैल्यू यहां पर गिवन है कितना? 10 परिभ्रमण पर सेकेंड। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही गिवन है, इसमें तो कोई समस्या होना ही नहीं है। ठीक है, ये कितना हो जाना चाहिए भाई? एक 10 कंपनसेट यहां हो गया, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और 1.6 इंटू 3.14। ठीक है ना, ये 0.8 में 10 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 0.08 में 10 का गुणा किया तो ये 0.8 बन गया। 0.8 मतलब 8 2 16 मतलब 1.6। अब करिए, करते हैं इसको। 16 चौके 64, 4 6, 16 कम 16 और 16 और 6 22, 2 16 दूनी 32, 48 48, 48 और 2 50। ये कितना भाई? तो 1 2 3 अंक के बाद, तो 1 2 3 अंक के बाद, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई? 5.0। ठीक है, कितनी? 5.0। 24 है, छोड़ देता हूं मैं, चलिए 5.0। ठीक है, ये वैल्यू किसकी निकल गई भैया? ये वैल्यू निकल गई मेरी L की। ठीक, अब L मिल चुका है तो मुझसे कह रहे हैं कि उस बलाघूर्ण का परिणाम ज्ञात कीजिए जो 10 सेकेंड में कोणीय संवेग में 20% की वृद्धि कर दें तो मिलने वाली है। ठीक है, तो कोणीय संवेग कितना है भैया? 5, है ना। तो चलिए सेकेंड, कोणीय संवेग में वृद्धि करने पर, कोणीय संवेग, है ना, L में 5% वृद्धि। तो अगर इसमें 5% वृद्धि करते हैं तो कितना मिलेगा भैया? तो ये देखिए ना, L का 20%, नहीं 5% नहीं, 20%, सॉरी 20%। तो L का 20% मतलब 5 × 20/100, तो 20 पंजे 100, यानी ये तो हो गया 1। मुझसे क्या पूछा जा रहा है भाई? तो मुझसे पूछा जा रहा है L, टाउ पूछा जा रहा है, टाउ, बलाघूर्ण टाउ। ठीक है, तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है भाई? सेकेंड लॉ अगर आपको याद हो तो F इक्वल्स टू, है ना, F इक्वल्स टू क्या लिखता था? dp/dt। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, तो बल आघूर्ण बराबर कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। ये क्या लिखूंगा मैं? बल आघूर्ण बराबर, बल आघूर्ण बराबर कोणीय संवेग बटा में समय। मतलब यहां पर क्या लिख सकते हैं? L/T, L/T। अब L की वैल्यू कितनी आई है? 1, और T की वैल्यू यहां पर कितना गिवन है भैया? टाइम टाइम टाइम। ठीक है, यहां पर मुझे टाइम गिवन है, देखिए 10 सेकेंड, तो 1/T।
मतलब टाउ कितना आ गया भाई, तो 0.1 न्यूटन मीटर। कितना हो गया, 0.1 न्यूटन मीटर, 0.1 न्यूटन मीटर। क्लियर है? 10 सेकेंड में ही बोल रहे थे तो हमने इसको 10 सेकेंड में कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो अब ये समझ में आया कि अगर ये एक वृत्तीय चक्ति है और ये परिभ्रमण कर रही है अपने अक्ष के परितः, तो यहां पर बस वृत्तीय चक्ति के कारण जो असर पड़ा वो ये था, क्योंकि वृत्तीय चक्ति के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान होता है 1/2 mr²। ठीक है ना? कितना होता है? 1/2 mr²। तो चलिए, इस सवाल का भी हल मिल गया, क्वेश्चन नंबर 5 का भी हल मिल चुका है और ये भी अब आसान लगा है। तो बढ़ता हूं मैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 5 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण का एक पहिया 20 चक्र प्रति सेकंड की दर से घूर्णी गति कर रहा है, इसे 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया। यहां पर हमारे पास में ये गिवन है क्या भाई, kg मीटर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, तो दिया गया है क्या गिवन है भाई, तो हमारे पास में जड़त्व आघूर्ण गिवन है, जड़त्व आघूर्ण गिवन है। ठीक है, मतलब हमारे पास में I का मान है 5 × 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर। पहिया 20 सेकेंड 20 चक्र प्रति सेकेंड है ना, तो 20 चक्र प्रति सेकेंड का मतलब हो गया है ना, चक्र प्रति सेकेंड। देखिए, तो यहां पर मेरे को गिवन हो गया आवृत्ति न्यू 20 चक्र प्रति सेकेंड। क्या हो गया, 20 चक्र प्रति सेकेंड की दर से घूम रहा है ना, और 10 सेकेंड में रोकना है। समय मेरे को गिवन हो गया टी, मुझे गिवन हो गया कितना, 10 सेकेंड में रोकना है। तो मुझे एक बात समझ में आती है, इसमें बल आघूर्ण की गणना करनी है ना। बल आघूर्ण ये मुझे चाहिए। ठीक, तो मैं इसको अगर लिखता हूं टॉर्क इक्वल्स टू, तो टॉर्क के लिए हमने कितने फॉर्मूले लिखे, टॉर्क इक्वल्स टू मेरे पास में क्या होता है भाई, आई अल्फा, और मेरे से क्या मांगा जा रहा है भाई, मुझसे मांगा जा रहा है, ठीक है, कि बल आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा के फॉर्मूले से। यहां पर मेरे पास में आई गिवन है, अल्फा नहीं है। अल्फा मतलब मुझे देखिए, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है भैया, आई अल्फा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। अल्फा नहीं है मेरे पास, अल्फा चाहिए। अल्फा कौन है, यह है कोणीय त्वरण। अब कोणीय त्वरण क्या होगा, तो मैं कहता हूं कोणीय वेग बटा में समय। यही तो लिखा था ना, d⍵/dt, ये देख लीजिए, d⍵/dt यही होता है अल्फा। तो इसको हम लिखें अगर यहां पर, देखिए कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल्स टू, ये d⍵ का मतलब क्या, कोणीय वेग में परिवर्तन। तो मैं इसको हटाता हूं, अब मैं पूरा वर्डिंग्स में लिख देता हूं, कोणीय वेग में परिवर्तन। तो कोणीय वेग में परिवर्तन का मतलब कितना हो गया, d⍵, और अपॉन में समय, इसका मतलब dt। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसा लिख लूं तो चलेगा क्या, ω2 - ω1 अपॉन t2 - t1, मतलब अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग। ये क्या हो गया, अंतिम, नीचे ही लिखना पड़ेगा, मैं नीचे लिखता हूं, अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग। कुछ भी नया यहां कर नहीं रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं नीचे, बट मैं समय अंतराल क्या कर रहा हूं भाई। अगर आपसे पहले भी पूछता तो मैं कहता हूं a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी ही तो आप कहते थे ना, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय। तो मैंने कौन सा नया काम कर दिया भाई, ω2 - ω1 अपॉन में टी लिख करके, ये ω2 लिख दिया ω1 अपॉन में टी, ए की जगह अल्फा चल रहा है, सब कोणीय कोणीय हो रहा है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हाउ मच, अंतिम कोणीय वेग क्या है, तो अंतिम कोणीय वेग मुझे यहां से देखिए उसको रोकना है। अंतिम कोणीय वेग
इसका मान ओमेगा 2 का मान कितना होगा 0, और प्रारंभिक कितना है, शुरू में कितने से चल रहा है, तो प्रारंभिक कोणीय वेग की अगर मैं बात करता हूं ओमेगा 1, तो ये लिख सकता हूं मैं 2 पाई न्यू, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्या होता है भैया 2 पाई न्यू। ठीक है, तो 2 पाई 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू की वैल्यू 20 दिया हुआ है पहले से ही, तो ये लिख लिया 20, 2 दूनी के 4 है ना, 4 चौके 16, 1 0 और 6, 4 चौके 16, 1 4 एकम 4 और चाहती हैं 12, 2 अंक के बाद लगा दीजिए 124, कितना आया भैया 124। ठीक है 124, ठीक है, यह मिल गया मुझे डेल ओमेगा भी इसको कह सकता हूं, है ना, चेंज। तो यहां पर मैं लिखता हूं अंतिम, चलो ओमेगा 1 ही लिख लो भाई आपके लिए, अंतिम कितना 0, प्रारंभिक कितना 124.6, और समय अंतराल कितना, समय अंतराल कितना कहां गया t 10 10, तो 10 रख लो, हो गई बात खत्म। अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 10 डिवाइड करेंगे नेगेटिव ऑफ 12.46, क्या होगा, तो रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भाई कि ये रुकने को जा रही है ना, प्रारंभिक कोणीय वेग उसका कोणीय वेग ज्यादा है, अंतिम कोणीय वेग उसका क्या है कम है, रुकने जा रही है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है भाई कि ये नेगेटिव चिन्ह बताता है कि जो इसका है ना, जिसके अलोंग ये घूम रहा था, जो घूर्णी गति थी उसके विपरीत दिशा में काम कर रहा है यह अल्फा। तो कह रहे हैं बल आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, बल आघूर्ण के दिशा के मतलब घूमने की दिशा के वो विपरीत है ना, क्या है उसके विपरीत है, इसलिए इसको नेगेटिव कह रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मुझे मिला किसकी वैल्यू भाई, अल्फा की वैल्यू। ठीक, अब क्या काम करना है, इसको रखना है टाउ में। तो टाउ में जब रखेंगे तो चलिए यहीं कहीं पे मैं लिख लेता हूं टाउ का मान, टाउ इक्वल्स टू कितना मिल गया भाई, आई 5 इंटू 10⁻³ ठीक है, और आपको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है कितना, तो 12.6, तो ये नेगेटिव ऑफ 12.46। ठीक है, अब इसका कर लेते हैं गुणा, फाइनल रिजल्ट मुझे यहां मिल जाएगा। क्या करें, 5 का गुणा कीजिए, तो 5 से अगर मैं करता हूं तो इसको तो 10⁻³ को तो यहीं रहने दो, ये हो गया 5 से भैया, तो 5 से कितना हो जाएगा, ये 6 पंजे 30, 0 3, 5 के 20, 3 23, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दीजिए, ये हो गया 62.30 इंटू 10⁻3। ठीक है, न्यूटन मीटर, ये मिल गया मुझे फाइनल आंसर। ठीक है, कितना 62.30 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक, ये भी आसान सा लगा, ठीक है ना, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं थी। मेन कार्यक्रम किसका था, ये अल्फा कैलकुलेट करने का, वो अल्फा कैलकुलेट करना हम और सीख गए। तो मतलब यहां पर एक और फॉर्मेट हमारा कंप्लीट होता है, 6वां फॉर्मेट कंप्लीट होता है, जिसके जरिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ता हूं मैं अपने 7वें फॉर्मेट पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये कह रहे 0.5 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 0.1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। ठीक है, यह है 0.5 मीटर लंबी डोरी, ये है 0.5 मीटर लंबी डोरी, इसकी त्रिज्या होगी अल्टीमेटली, है ना, और ये कितना है भाई, तो 0.1 kg है, और ये घूम रहा है, गोल 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 ऐसा पकड़ के घुमा रहा है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है इसके अंदर, मुझे गिवन है भैया आर की वैल्यू मुझे यहां पर गिवन है 0.5 मीटर, यहां पर द्रव्यमान मतलब m गिवन है 0.1 kg, 2 चक्कर प्रति सेकंड मतलब ν1 गिवन है मेरे को कितना, 2 चक्कर
प्रति सेकंड। ये हो गई प्रारंभ की बात, है ना, कब की बात, शुरू में। अब कह रहे हैं कि इसका कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, L निकालिए। ठीक, अब इसके बाद कह रहे हैं कि 25 सेकंड के बाद, t इक्वल्स टू 25 सेकंड के बाद, t इक्वल्स टू 25 सेकंड के बाद, अब कुछ कहानी में ट्विस्ट आया। यह केवल एक चक्कर प्रति सेकंड लगाता है, मतलब न्यू2 की जो वैल्यू हुई बाद में कितनी हो गई भाई, एक चक्कर प्रति सेकंड। कितना हो गया, एक चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, तो पत्थर पर आरोपित माध्य बल आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या निकालना है भैया, तो माध्य बल आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, माध्य बल आघूर्ण। ठीक है, अब माध्य बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा भाई, मुझे L1 और L2 निकालना पड़ेगा। मैं इसको L1 कह लेता हूं, इसको मैं कह लेता हूं L2। क्या कह रहा हूं, L1, और इसको मैं कह देता हूं कि ये हो जाएगा L2। ठीक है, क्योंकि बल आघूर्ण जो होता है, बल आघूर्ण जो होता है मेरा, बल आघूर्ण, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे आते चले जा रहे हैं, है ना। बल आघूर्ण क्या होता है भाई, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन बटा में समय। ठीक, ये जो आप लिखते थे सिंपली F इक्वल्स टू dp अपॉन में dt, तो मैं भी वही लिख रहा हूं। बल आघूर्ण, मैं इसको हटा करके ऐसा लिख देता हूं, बल आघूर्ण L जो होगा वो क्या होगा भाई, सॉरी टाउ जो होगा ये क्या होगा भाई, L2 माइनस L1 अपॉन में T। लिख लीजिए पूरा T2 माइनस T1। ये dp को ऐसे कैसे लिखते थे, तो इसी को लिखते थे क्या, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ध्यान में, P2 मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग अपॉन में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो अंतिम कोणीय संवेग माइनस प्रारंभिक कोणीय संवेग बटा में अंतिम समय अपॉन प्रारंभिक समय। तो L1 L2 तो पहले चाहिए ना यहाँ पे, तब तो होगा पूरा गेम। तो यहाँ पे चलिए L1 L2 ले आए। L1 की वैल्यू अगर यहां से निकालता हूं तो क्या होता है भैया, तो ये तो सिंपली MVR लिख सकते हैं, है ना। अब तो कर चुके ना, अब तो सीधे सिंपली आएंगे। क्या हो जाएगा भाई, MV, अच्छा ठीक है, चलिए नहीं करते हैं तो मैं इसको इस तरीके से निकाल लेता हूं। L1 को सिंपली मैं निकाल लेता हूं, है ना, I ओमेगा 1 करके, I ओमेगा 1। ठीक है, तो I ओमेगा 1 अगर करेंगे, ठीक है ना, तो I ओमेगा 1 करने के लिए अगर इसमें I को लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं क्या, MR स्क्वायर। MR की वैल्यू तो दोनों में सेम रहेगी, तो ये I भी सिंपली लिखा जा सकता है। और ओमेगा को भी अब है ना मुझे पूरे फॉर्मूले में लिखना ही पड़ेगा, 2 पाई न्यू। और रीजन क्या है ना कि ओमेगा भी मेरे पास में गिवन नहीं है, तो मैं इसको MR स्क्वायर 2 पाई न्यू में कन्वर्ट कर लेता हूं। M की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ ये गिवन है 0.1। R की वैल्यू गिवन है क्या, तो हाँ गिवन है 0.5, इसका स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू की वैल्यू 2, इसके केस में न्यू की वैल्यू कितनी है 2। तो ये L1 की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाती है 0.1 इंटू, ये 5 से करेंगे 25 मतलब 0.25, ये कितना हो गया 0.25 इंटू 2 टू द 4 तो कर ही दो एटलीस्ट 3.14। अब इनका गुणा करना है ना, तो 25 चौके 100, ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100, मतलब ये 0.1 इंटू 25 चौके 100 करेंगे, 2 दशमलव लगाएंगे तो 1.00 इंटू 3.14। देखिए ना कितना आसान हो जाते हैं ना, ये 1 की तो कहानी खत्म। ये 0.1 से अगर गुणा करेंगे तो L1 कितना आएगा 0.314, ये आ गया L1 कितना 0.314। अब ऐसे ही मैं निकालता हूं किसको भैया, L2। तो L2 कितना निकल जाएगा, L2 की बात कीजिए तो L2 में V2 का मान 1 चक्कर प्रति सेकंड है। तो ये तो सब कुछ सेम ही चलेगा ना, बस ये आखिरी वाले टर्म चेंज होंगे। खैर लिख लेता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये I ओमेगा 2 हो जाएगा, मतलब ये I ओमेगा की वैल्यू क्या भाई, तो 2 पाई न्यू 2। तो I की वैल्यू जो MR स्क्वायर लिख रहे थे, ये तो 0.1 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा क्योंकि रस्सी उतनी ही है और इसका द्रव्यमान उतना ही है। ये नहीं रस्सी कम नहीं हो रही और द्रव्यमान भी कम नहीं हो रहा और ना ही बढ़ रहा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू ये न्यू 2 की वैल्यू वहां पर कितनी थी भैया, वहां पर 2 थी, यहां पर न्यू 2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहां पर 1 हो गई बात खत्म। ये 25 मतलब 0.1 इंटू 0.25
इंटू, अगर इसको 314 को 2 बार में करेंगे, है ना, तो 628 हो जाएगा, यानी 6.28। अब इसको उठा करके गुणा कर देता हूं मैं, तो कितना मिल जाएगा भाई? अगर मैं इसका कर देता हूं क्या गुणा, तो गुणा करते के साथ ही यह मुझे मिल जाएगा L2 की वैल्यू, ठीक है, L2 की वैल्यू 0.157 कितनी हो जाएगी? 0.157, 0.157, ठीक है, इसका गुणा करने पे 0.157, ये हो गया मेरा L2। अब हो गई मेरी कहानी खत्म। टाउ इक्वल्स टू क्या लिखना था? L2 माइनस L1, तो L2 कितना? 0.157 माइनस 0.314 अपॉन T2 कितना है? 25 है, T2 है 25, और T1 कितना है? ये शुरुआती समय था, मतलब ये T1 इक्वल्स टू 0 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या कर दूं? तो अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। जैसे इसको माइनस करेंगे, है ना, अपॉन में 25 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 157, है ना, 314 में से, तो ये हो गया 17, 7 में से 4 गया, 3 बचा, ठीक है, 5 में से 1 जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट और है, मैं उल्टा काम कर रहा हूं, इसमें से ये माइनस हो गया 157, तो वैसे ही छोटा नंबर दिख रहा है भाई, बड़ा नंबर कौन है? 314, तो इसमें से माइनस होगा, तो पहले ही माइनस साइन तो लगा ही दीजिए। ये कितना हो गया? 14 में से 7 गया, तो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा, है ना, 14 में से 7 जाएगा, एक 7 बच गया, ये हो गया भैया कितना? 0, ठीक है, तो ये हो गया 10 में से 5 गया, 5 बच गया, ये हो गया था 2 में से 1 गया, 1, 3 अंक के बाद में जो चल रहा था डेसिमल वो ऐसे ही चलेगा, अपॉन में 25। अब 25 से करूं तो 25 छक्के 150 के आसपास, तो मतलब ये करीब करीब कितना हो गया? माइनस ऑफ 0.628, कितना हो जाएगा? 0.628। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई टाउ की, ठीक। अगर इसको कंप्लीटली लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं इंटू 10 टू द पावर -3, ये डेसिमल को खिसका लिया, है ना, तो 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या होगा? यूनिट न्यूटन मीटर। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है भाई कि टाउ को कैलकुलेट करने के लिए अब कई सारे तरीके कर लिए, अब, है ना, एक ये तरीका भी हमने कर लिया कि हमने क्या किया भाई, तो पहले L1 L2 निकाला, फिर हमने टाउ कैलकुलेट किया। अभी इसके पहले में हम लोगों ने क्या किया, तो भैया ओमेगा 1 ओमेगा 2 कैलकुलेट करा, उसकी वजह से हमने ले जा करके फॉर्मुलेट करके फाइनली अल्फा को निकाला, और वहां से भी हमने टाउ को कैलकुलेट किया। तो टाउ को, यानी कि जो बल आघूर्ण है, उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं, वो सारे पॉसिबल वेज की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आया भाई, इसमें भी कहीं पर भी कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 8। चलिए, तो 8 का ठाट देखते हैं क्या कह रहे भाई। 8 का ठाट यह है कि कह रहे 25 केजी द्रव्यमान और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गतिपालक पहिया 240 चक्कर प्रति मिनट से घूमता है, उससे 20 सेकेंड में रोकने के लिए कितना बल आघूर्ण लगाना होगा? तो पहले तो टॉर्क कैलकुलेट करना आप समझ में आ गया भैया कैसे निकलता है। यदि बल आघूर्ण गतिपालक पहिया की परिधि का बल लगाकर उत्पन्न करना हो तो बल का मान क्या होगा? तो चलिए, सबसे पहले तो पहले वाले हिस्से की बात करते हैं, फिर हम नीचे वाले हिस्से की बात करेंगे। तो पहले हिस्से की बात करने के लिए मुझे कहा जा रहा है कि 25 केजी द्रव्यमान है, यानी मास मेरे पास कितना है भैया? 25 केजी। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, तो लगे हाथों इसको कन्वर्ट कर लो, है ना, कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। अब आगे बात करेंगे। गतिपालक पे 240 चक्कर प्रति मिनट, ये भी ध्यान रखेंगे, न्यू की वैल्यू है 240 चक्कर प्रति मिनट, तो इसको डिवाइड करो 6 से। 6 से अगर करेंगे तो 4 चक्कर प्रति सेकंड ये निकल जाएगा, ठीक है। उसे 20 सेकेंड में रोकने के लिए, तो इसको क्यों ना चलो ठीक है, न्यू 1 न्यू 2 करना ही पड़ेगा मुझे, है ना, फाइनली न्यू 1 न्यू 2 तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है मैं रखता हूं ऐसे ही। मुझे क्या भैया टाइम दिया गया है कि भाई इसको रोक दीजिए 20 सेकेंड में, चलो भैया रोक लेंगे, ठीक है। कितना बल आघूर्ण लगाना होगा, मतलब टाउ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके यहां पर देनी है। टाउ होता कितना है भाई? तो ये टाउ होते हैं अपने आई अल्फा के बराबर, तो लो भैया इन ताऊ को आई अल्फा कर दिया, यही होता है ना,
ठीक, चलो तो अब क्या करें, आई और अल्फा अपन कैलकुलेट करके ले आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम करता हूं, अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। अल्फा कैसे मिलेगा, मेरे पास में तो कुछ दिया ही नहीं है, ना आई दिया ना अल्फा दिया, कैसे करें। तो एक काम करता हूं, मेरे पास न्यू तो गिवन है ना, अगर मैं कुछ इस तरीके का काम कर लूं कि भैया अल्फा चाहिए, तो अल्फा होता क्या है, अल्फा हमको पता है कि ये होता है हमारा अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग बटा में समय, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, यही होगा। और अगर अच्छे से करना है तो और भी कर सकते हैं, गति के प्रथम नियम से चलिए, प्रथम समीकरण क्या होता है भाई, तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है ओमेगा नॉट टाइम्स ऑफ प्लस अल्फा टी, यहां से भी निकालेंगे तो यही तो आएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन में टी दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। सीधे लिख लिया, चलेगा ना। चलिए इसको हटाता हूं मैं, क्या लिखा भाई, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय, तो कोणीय त्वरण बराबर अंतिम कोणीय वेग माइनस प्रारंभिक कोणीय वेग अपॉन में त्वरण, सॉरी टाइम। तो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा नॉट की वैल्यू, तो भैया इन दोनों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पे फाइनली इसको क्या करना है, रोकना है। कह रहे हैं ना कि कितना बल आघूर्ण लगाना होगा, काय के लिए, तो भैया इसको रोकने के लिए। तो ओमेगा जो फाइनल ओमेगा होगा वो कितना होना चाहिए, शून्य, तो ये रख दिया 0 माइनस ओमेगा नॉट दिया तो है नहीं, तो क्या करें 2 पाई न्यू अपॉन टी, तो भैया अल्फा इक्वल्स टू फाइनली मुझे मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ 2 पाई, न्यू की वैल्यू गिवन है भैया 4 चक्कर प्रति सेकंड, मिनट में था सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था, तो इंटू 4 बटा में टाइम कितनी देर में रोकना है ये गिवन है 20 सेकंड में, तो ये हो गया 20, तो ठीक है 4 पंजे 20 है ना, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2/5 पाई, ऐसे ही रख ले तो 2/5 पाई जैसा ही, क्यों, क्योंकि कुछ कटेगा पिटेगा देखी जाएगी। अच्छा अल्फा तो मिल गया, अब कौन चाहिए भैया, आई चाहिए, आई और निकालते हैं। जड़त्व आघूर्ण, किसके लिए जड़त्व आघूर्ण निकालना है भैया, तो जड़त्व आघूर्ण यहां पर निकालना है, एक गतिपालक पहिया है ना, तो पहिया है तो इसका जड़त्व आघूर्ण कितना होगा भाई, आई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। अब हाफ एम आर स्क्वायर के लिए मेरे पास में वैल्यूज क्या क्या है, तो 1/2 तो है, एम की वैल्यू है क्या, हाँ 25 kg गिवन है, 25 हो गया। आर स्क्वायर की अगर बात करते हो तो 0.2 गिवन है, तो 0.2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 25 इंटू ये कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.04, तो ये 25 चौके 100, 25 चौके कितना हो गया 100, 2 अंक के बाद 10 मान लो, तो ये हो गया अपॉन में 2, मतलब आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/2, आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, अब टाउ निकाल लिया जाए, तो टाउ इक्वल्स टू होता है भैया आई अल्फा, आई की वैल्यू हमारे पास 1/2, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में -2/5, तो ये इससे तो ये कैंसिल हो गया, मतलब टाउ इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, कितना आया -1/5। ठीक है, अगर ये -1/5 है, अच्छा पाई भी तो चल रहा होगा ना, पाई, ठीक, तो टाउ फाइनली मिल गया मेरे को माइनस ऑफ, ठीक है 1/5 पाई, ठीक है ना 1/5 पाई, और लिखना चाहे डेसिमल में तो कितना हो जाएगा -0.2 पाई, है ना, ये भी लिख सकते। अब मैं ऐसा कहता हूं कि आंखें कह रहे हैं आगे कि यदि बल आघूर्ण गतिपालक पहिया की परिधि के बल का बल लगाकर उत्पन्न हो रहा हो तो क्या होगा इसका मान, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं अब कि भैया अगर ये जो गतिपालक पहिया था यहां पर ये टॉर्क लग रहा है, कैसे, ये टॉर्क जो लग रहा है इस फोर्स के कारण लग रहा है, तो फोर्स इंटू ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही कौन है भैया टॉर्क, तो हमसे कह रहे हैं इस फोर्स का मान बताइए भाई, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे ही ना, तो मैं कहता हूं कि परिधि पर बल लगाकर बल आघूर्ण, ये दिया है यहां पर, बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है
ठीक है, बल आघूर्ण उत्पन्न किया जाता है। इसका मतलब हो गया भाई कि टाउ इक्वल्स टू होगा F इंटू आर। अब मुझे चाहिए कौन, मुझे चाहिए F, तो ये हो जाएगा टाउ अपॉन आर। अब ये टाउ कितना है, माइनस, यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये टाउ कितना है भैया, माइनस ऑफ 0.2 पाई, तो मैं सीधे लिख देता हूं 0.2 पाई। नेगेटिव साइन तो सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि रुकने के लिए जा रहा, मंदन बता रहा है। ये नेगेटिव क्या बता रहा है भैया, ये नेगेटिव बता रहा है मंदन को, कि वो रोक रहे हैं, आप उसको त्वरित नहीं कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो 0.2 पाई अपॉन आर कितना है, 0.2 मीटर, कितना है 0.2 मीटर, ठीक है। सॉरी, ये भैया हमारा एफ, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा पाई न्यूटन। कितना मिल जाएगा मेरे को, पाई न्यूटन। 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, पाई बच गया, है ना। या फिर और लिखना चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 3.14 न्यूटन, है ना। पाई की वैल्यू रख दी भाई। मतलब अभी आपको इसमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इससे और क्वेश्चंस हमको फ्रेम हो सकते हैं, और भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8 तरीके हमने यहां पर खत्म किए, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के हमने जो टारगेट लिया था इसमें क्या, कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण के संबंधों पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे, तो उससे संबंधित हमने इन प्रयास किए और इन सवालों को हल किए। अब भाई और 2 क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम अब फॉर्मुलेशन को चेंज करें। अब हम क्या कह रहे हैं, I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड अब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई कि एक कण जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, ठीक है, 0.5 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में 44 रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग से घूम रहा है। इसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तो इसके कोणीय वेग का मान क्या होगा, है ना। तो हमने जैसा कि देख लिया कि हमको इसमें जो फॉर्मूला चेंज किया हुआ है वो क्या है भाई, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, इसकी बात करनी है। I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 है क्या भाई, तो हमें पता है यहां पर I1 का मतलब होता है हमारा जड़त्व आघूर्ण। क्या है ये जड़त्व आघूर्ण है। और ओमेगा ही लिख लेता हूं सिंपली। ओमेगा का मतलब क्या भाई, तो ये है कोणीय वेग। और ये कहना क्या चाह रहे हैं यहां पे, तो यहां पे सिंपली ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, जहां पे हम कहते थे कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, प्रारंभिक संवेग हमेशा अंतिम संवेग के बराबर होगी, ठीक उसी तरीके से यहां पर हम कहना चाह रहे हैं कि कोणीय संवेग, है ना, कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। यानी प्रारंभिक कोणीय संवेग, ये जो फॉर्मूला अल्टीमेटली कह रहे हैं, इस फॉर्मूले का मतलब है कि प्रारंभिक कोणीय संवेग ये हमेशा ही बराबर होगा अंतिम कोणीय संवेग के। किसके, अंतिम कोणीय संवेग के। यानी प्रारंभिक कोणीय संवेग सदैव इक्वल होता है अंतिम कोणीय संवेग के। यानी यहां पर प्रारंभिक कोणीय संवेग और अंतिम कोणीय संवेग के लिए भी फिर से बोलूं तो ये I का अल्टीमेट मतलब अगर रेखीय में बात करते तो मास होता और इसका मतलब V होता, तो P इक्वल्स टू mv। मैं कहता हूं कि हमारा जो संवेग होता है उसको मैं L से डिनोट करता हूं, यानी L इनिशियल जो होगा वही होगा क्या, L फाइनल। शुरुआती कोणीय संवेग बराबर अंतिम कोणीय संवेग। इसी चीज को लिख रहा हूं मैं कि I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। अब इसके संदर्भ में जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से एक क्वेश्चन यहां पर गिवन है। दूसरे क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं भाई, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा पूरा हमारी अर्थ जो है ना, ये रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, ठीक। अब अर्थ का रेडियस क्या हो जाए, बढ़ जाए, अर्थ का रेडियस कम हो जाए, या फिर मैं कहता हूं कि भैया इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी की वो बढ़ जाए, पृथ्वी के द्रव्यमान कम हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा आवर्तकाल पे, कितने देर में एक रोटेशन कंप्लीट करेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। सेम उसी तरीके में कि भाई जैसे यहां पर दिया जा रहा है कि एक कण जिसका द्रव्यमान गिवन है, इतने सेंटीमीटर की त्रिज्या जो है उसके परितः घूम रहा है, वैसे मैं कह सकता हूं कि भैया एक कुछ रस्सी है, यहां पे एक द्रव्यमान है, इसको लेकर के मैं ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूं, है ना। अगले क्षण में कहूंगा कि भैया रस्सी आधी कर दी या फिर द्रव्यमान डबल कर दिया। इसी तरीके के क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इसको कि भैया यहां पर इनको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो
तो हमने जैसा कि कहा कि भैया एक कण जिसका द्रव्यमान 2 kg है, तो लिखना शुरू करते हैं हम जरा। डेटा दिया गया है, क्या दिया गया भैया कि एक कण जिसका द्रव्यमान मतलब m दिया गया है हमें 2 kg, ठीक है। और क्या है भाई, तो 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त में, ठीक। तो मतलब रेडियस जो हमें गिवन है ये 0.5 मीटर है। ये कितना हो गया 0.5 मीटर, 44 रेडियन प्रति सेकंड, है ना। और रेडियन प्रति सेकंड इसका मतलब क्या है भाई, तो ये है हमारा ओमेगा, 44 रेडियन प्रति सेकंड। भाई वेग जो होता है, कोणीय वेग जो होता है, उसकी ही तो यूनिट होती है ना रेडियन प्रति सेकंड, तो होगी बात, ठीक है। कोणीय वेग से घूम रहा है, इसके मार्ग की त्रिज्या 1 मीटर हो जाए तब क्या कह रहे हैं, इसकी जो त्रिज्या है इसको r1 इसको ओमेगा 1 कह देता हूं। तो मेरे से कह रहे हैं कि r2 यदि हो जाए कितना 1 मीटर। मैंने अभी जो बोला आपको कि भैया वो रस्सी की रेडियस को कम या ज्यादा कर सकता है ना, तो रेडियस कितनी हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो इसका कोणीय वेग बताइए, मतलब ओमेगा 2 की वैल्यू ये पूछना चाह रहे हैं। तो साफ सुथरा मुझे एक बात क्लियर है क्या भाई, कि हमारा जो आंसर मिलने वाला है ओमेगा 1 ओमेगा 2 के जरिए वो इसी रिलेशन से मिलेगा। तो मैं कहता हूं क्या भाई कि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से हमें ज्ञात है कि प्रारंभिक कोणीय संवेग मतलब I1 ओमेगा 1 इक्वल होगा I2 ओमेगा 2 के। अगर मैं इन सभी फॉर्मूलेस को रख दूं दोनों जगहों पे तो हमारा काम हो जाएगा। भाई I इक्वल्स टू होता कितना है, हमारा जो ये जड़त्व आघूर्ण है I, ये होता है mr स्क्वायर, है ना। तो मास तो दोनों ही समय पे सेम है, बस फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएगा। तो देखिए I1 की जगह पे मैं लिखता हूं, इस I1 को मैं फॉर्मूले में ही अगर वैल्यूज पुट कर दूं तो कुछ कैंसिल हो जाएगा पहले ही, है ना। जो कॉमन पार्ट है कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इजी पड़ेगा। या फिर आपके सामने क्या कंडीशन है भाई, आप I1 अलग से निकाल लीजिए, I2 अलग से निकालिए, इस फॉर्मूले में लेकर के पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। मैं फॉर्मूले में ही खेलता हूं। आइए देखिए I1 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहूंगा इसको क्या हो जाएगा mr1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू, I2 की बात करेंगे तो सिमिलरली mr2 स्क्वायर ओमेगा 2। अब यहां पे मैंने क्या लिखा, R1 और R2 तो लिखा है, यहां पर स्क्वायरिंग्स दोनों ही जगहों पर मैंने पुटअप करे, और मास दोनों में कैसे भैया सेम, तो मास से मास तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओमेगा 2 चाहिए आपको, तो मास से मास को तो कैंसिल कर दीजिए, ये मास से ये मास कैंसिल हो गया। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ओमेगा 2 इक्वल्स टू मिल जाएगा R1 स्क्वायर ओमेगा 1 अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखिए ना कितना आसान सा दिख रहा है। ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर मतलब 0.5 मीटर का स्क्वायर, R1 स्क्वायर ओमेगा 1 की वैल्यू 44 अपॉन हमें R2 स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने कही 1 मीटर हो जाए, तो मैंने इसको कह दिया 1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली 1 ही हो गया। ओमेगा 2 मतलब ये 25 हो गया गुणे 44, ठीक है ना। अब 25 चौके करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 25 चौके 100, है ना। 10 बचा, 25 चौके 100 और ये 110। 2 डिजिट के बाद में अगर आप डेसिमल लगाएंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कितना भाई, कि ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 11। कितना आ गया, ओमेगा 2 इक्वल्स टू 11, ठीक है। एक बार थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इसको। चलिए, तो ये आई थिंक ये पूरा प्रॉपर है ना। और 0.5 का स्क्वायरिंग करेंगे 0.25, ठीक है। ये हो गया हमारा 11 रेडियन पर सेकेंड, 11 रेडियन पर सेकेंड। तो भैया ये बन गया हमारा, इसका आंसर मिल गया। क्या हो रहा था कि हमने यही लिखा कि भाई शुरू में जो उसका संवेग रहेगा, अगर आपने उसकी रेडियस को कम भी कर दी है, ठीक है, तब भी रेडियस को हालांकि यहां पे बढ़ा भी दिया है, तो भी उसका जो संवेग रहने वाला है वो सेम रहने वाला है, यानी संवेग संरक्षित रहेगा। हमने वही फॉर्म लगाया एंड इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ आइए। हमारा अगला सवाल है, यदि सूर्य स्वयं के अक्ष के सापेक्ष 20 दिन में एक चक्कर लगाता है, सूर्य की बात कर रहे हैं कि वो अपने खुद के अक्ष के सापेक्ष अगर
20 दिन में एक चक्कर लगाता है। अगर सूर्य अपने मूल आकार का दोगुना हो जाए तो घूर्णन का समय स्वयं के अक्ष के परितः क्या होगा यदि सूर्य को एक समान घनत्व स्रोत माना जाए। भाई क्या कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए, मैं तो एक पिंड कह लेता हूं, चलो मैं तो कहता हूं ये एक पिंड है, ये स्वयं के अक्ष के परितः, ये इसका अक्ष है, इसके परितः ये क्या कर रहा है भैया, ये रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, गोल घूम रहा है ना, और क्या कर रहा है 20 दिन में एक चक्कर पूर्ण करता है, यानी इसका टाइम पीरियड कितना है 20 डेज का। ठीक, अगर ये मूल आकार का दोगुना हो जाए, ये जो इसका मूल आकार है इसका क्या हो जाए, डबल हो जाए। अगर ये मूल आकार का डबल हो गया है ना, तो इसी जिस अक्ष के परितः घूम रहा था उसी अक्ष के परितः की अब मैं बात करूंगा, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि ये अक्ष वही है, उसी अक्ष के परितः घूमना है इसको। ठीक, क्या होगा अगर घनत्व, जैसे कई बार को ये दिमाग में आता है ना कि इसको क्या किया, इसका मास m था तो इसको या मास 2m किया, तो क्या इसका मास 2m करने के समय पे है ना मूल आकार का मूल आकार का दोगुना हुआ है, तो इसका रेडियस r था, तो मैं इसका कहता हूं इसका रेडियस कितना हो जाए, ट्वाइस ऑफ r हो जाए, डबल हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात यह समझ में आती है कि अगर किसी चीज को खींच करके डबल करते हैं तो उसका घनत्व जो रहेगा वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए घनत्व के बारे में कह दिया कि भैया घनत्व को मान लीजिए सेम है, जितना सघन था ये इतने छोटे मतलब r रेडियस में 2r रेडियस भी किया तो उसका घनत्व उतना ही रहा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा क्या भाई, कि जब इसका रेडियस डबल भी कर दिया तो उसका घनत्व जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है, घनत्व में कोई चेंज नहीं आता। जबकि जनरली मुझे पता है कि शेप चेंज करते हैं तो उसके घनत्व में चेंज आ जाता है, तो यहां पे घनत्व में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ठीक है भैया, अब वो बड़ा हो चुका है पिंड, तो उसका है ना, उसका अपने ही अक्ष के परितः मुझे निकालना है कि भाई जो उसका घूर्णन था है ना कितने समय में पूरा होगा। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूं, मुझे तो सिंपली समझ में आता है कि भाई जब वो छोटे रेडियस का तब उसका कोणीय संवेग, और जब उसकी रेडियस बढ़ गई तब उसका कोणीय संवेग, दोनों ही समय पे उसका कोणीय संवेग बराबर होने वाला है। क्योंकि कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यही है कि प्रारंभिक कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होती है। तो मैं लिखता हूं, जरा देखिए, दिया गया है ना टाइम पीरियड सेट फॉर सेफ, क्या भाई, तो हमको दिया गया है एक समय अंतराल टाइम पीरियड कितना भैया, T1 का मान 20 डेज 20 दिन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मूल के आकार के दोगुना, तो मैं कहता हूं कि यदि त्रिज्या उसकी r हो, ठीक है, तो जो नई त्रिज्या मतलब r1 की वैल्यू मान लीजिए r हो, तो दोगुने आकार की त्रिज्या जो डबल हो गई आकृति, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो उसकी त्रिज्या मतलब R2 की वैल्यू मैं कहूंगा तो उसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ R, डबल हो गई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भैया हमें बता दीजिए टाइम पीरियड मतलब T2 बताना है, जो दूसरा समय अंतराल है, कि इससे फर्क कितना पड़ गया, कितने दिन में अब वो चक्कर लगा पाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है कि भाई मैं कहता हूं कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, वो भी कौन सा, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या कहते हैं भैया, कोणीय संवेग संरक्षण, तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि भैया I1 ओमेगा 1 बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। ठीक है, I1 ओमेगा 1 बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। अब सवाल ये आती है कि भैया I1 ओमेगा 1 इसकी वैल्यू और I2 ओमेगा 2 इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 अपन अलग अलग कैलकुलेट करके फिर ले आकर के इसमें रख लेते हैं। चलिए, तो मैं कहता हूं कि भाई यहां पर इतने में कर लेते कैलकुलेट, क्या करना, तो मुझे करना है यहां पे I1 ओमेगा 1, तो सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करता हूं I1, चाहे तो इसी फॉर्मूले में भी रख करके कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो I1 की अगर बात करते हैं तो ये कितना होता है भाई, ये 2/5 mr², ये किसके लिए होता है, गोले के लिए। अगर गोला है, अब सूर्य बोला है, तो भैया ऐसी बात तो होगी नहीं कि सूर्य है तो खोखला होगा, भाई भरा हुआ ही होगा ना कंप्लीट,
मतलब भरे हुए गोले के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होता है 2/5 mr²। तो मैंने m मान लिया सूर्य की, है ना, यहां पर मैं मान लेता हूं m, हालांकि वो कट जाएगा तो इसलिए ऐसा जरूरत तो है नहीं, बट ठीक है, माना m सूर्य का द्रव्यमान है। अब पॉइंट क्लियर है ना, मास कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बट स्टिल ठीक है, mr² होता है, ठीक है। तो ये हो गई I1 की वैल्यू। अब मेरे से कहा जाएगा कि मुझे निकाल के दीजिए ω1, है ना, क्या होगा ω1। अब ω1 क्या होता है भाई, ओमेगा का मतलब अल्टीमेटली क्या है, तो ये है हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो मैं पूरा लिखता हूं, मैं कहता हूं ये जो अगला मुझे निकालना है कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होगा भैया, तो ये होगा कोणीय विस्थापन बटा में, कोणीय विस्थापन बटा में समय अंतराल। अब यहां पे चूंकि ω1 की बात हो रही है, तो ω1 कुछ कोणीय विस्थापन कितना होगा एक कंप्लीट रोटेशन करने में, जो ये हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं T1, ये किसके लिए, एक कंप्लीट रोटेशन के लिए एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना चलेगा भाई, तो वृत्त की परिधि, है ना। अब टोटल है कितना ये, तो ये अगर कोण पे चलना है, पूरी वृत्त की परिधि को चलना है, तो आपको यहां पर कोण कितने का बनेगा, यहीं से शुरू किया यहीं पर वापस आए, तो कितनी बन गई भाई 2π। तो ये हो गया कोणीय विस्थापन में 2π अपॉन में टाइम हो गया T1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ω1। नाउ सिमिलरली मैं बात करना चाहूंगा अगले पॉइंट की, किसकी भैया, तो अगला पॉइंट है हमारे पास I2। I2 भी इतना ही चलेगा ना, 2/5 mr², है ना, ये r1² आता है, ये क्या हो जाएगा r2²। अब जैसे ही r2 की बात करेंगे तो r2 कितना है, ट्वाइस ऑफ r है ना, डबल करना है ना भाई, तो ट्वाइस ऑफ r करेंगे। तो यहां पर करके देखिए ना, 2/5 m ट्वाइस ऑफ r का स्क्वायर, दैट इज I2 की अगर वैल्यू देखूं तो ये 2 2 जा 4 2 जा 8, चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, m 4r², मतलब 8/5 mr², ये बन गई हमारी I2 की वैल्यू। और अब ω2 भी चाहिए होगा, क्यों चाहिए होगा, क्योंकि मुझे T2 निकालना है। तो ω2 फिर से वही होगा ना, रोटेशन उसको अगर करना है, कोणीय विस्थापन तो 360 डिग्री होगी ना, तो 2π ही होने वाली है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो 2π अपॉन टाइम कितना लगने वाला, तो मैं कहता हूं कि जब उसकी रेडियस बढ़ गई, बड़ा हो गया, तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो गई, T2 हो गई। अब चलो भैया यहां पर ले आकर के रखते हैं इन सभी को। तो I1 की जगह पे आपको रखना है 2/5 mr², ω1 की जगह पे रखना है 2π/T1, I2 की जगह पे 8/5 mr², 8/5 mr², और ω2 की जगह पे 2π/T2। कैंसिल होने वाले सारे टर्म्स को कैंसिल कर दीजिए, है ना। क्या क्या दिख रहा है भैया कैंसिल होता हुआ, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये पूरा 2π, ये पूरा 2π कैंसिल आउट, है ना, ये mr² पूरा ही ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हमारा 5 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है भाई, तो बच रहा है यहां पे, है ना, 2/T1 इज इक्वल्स टू 8/T2, है ना। अब इसको भी अगर करते हैं तो T2 चाहिए था अल्टीमेटली, तो कितना हो जाएगा, T2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T1, ये 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो T2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ T1। अब 4 टाइम्स ऑफ T1 का मतलब क्या है, तो भैया T1 की वैल्यू गिवन थी ना, 20 दिन में कंप्लीट करता था एक रोटेशन, तो अब कितने में करेगा, तो 4 × 20, 80 डेज, कितने दिन में भैया, 80 दिन में। यानी अब जब उसका रेडियस बढ़ा करके डबल कर दिया, तब अपने ही अक्ष के परितः घूमने में कितना समय लेगा भैया, 80 दिन। पहले 40 में कंप्लीट होता था, सॉरी 20 में कंप्लीट होता था, अब 80 में होगा, ठीक है। डायरेक्टली भी इस चीज को याद रख सकते हैं कि जब रेडियस को डबल करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 4 टाइम्स बदल जाता है, ठीक है। रेडियस को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा, 4 टाइम बदल जाएगा। कब, जब आपको सेम घनत्व का स्रोत रखना होगा और उसी के अक्ष के परितः घूमना होगा, तब जाकर के, मतलब सूर्य वाले केस में अगर ऐसा कुछ केस आता है, या पृथ्वी की ही केस आती है कि अपने अक्ष पे घूमती है ना, तो पृथ्वी के भी केस में ये एज इट इज फॉलो कर सकते हैं।
चलिए, तो यहां तक में कोई समस्या सच कोई परेशानी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो मतलब हमने 10 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया एंड हमने जो फॉर्मूले टारगेट किए थे कवर अप करने के लिए उन सभी फॉर्मूलेस को हमने कवर अप कर लिया। तो क्या करें भैया, इस सेशन को यहीं पर करते हैं आप बाइंड अप, है ना। अगले सेशन में मिलेंगे हम, और अभी क्वेश्चंस बाकी हैं इस चैप्टर के, उन सभी फॉर्मूलेस के साथ में हम हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूलेस हैं उन सबको ग्रुपिंग्स कर रहे हैं एंड ग्रुप में हम उसके सभी वैरायटीज को कवर अप करते चल रहे हैं, ताकि आपको कहीं से कहीं तक कोई सी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स तो हमेशा हमेशा से कमिटेड भाई एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो ये सारे ही कोर्सेस लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। इसका मतलब है आप किसी स्टेट बोर्ड से भी हो तब भी ये पूरे कोर्स कंटेंट आपको काम आते हैं। एंड इसमें आपको मिल जाता है कंप्लीट चैप्टर के वीडियोस, इंडिविजुअल टॉपिक्स के वीडियोस, एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। इसके साथ साथ में हम जो लेकर के आते हैं 30 मिनट रिवीजन सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है। उसके साथ साथ हर एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं आपके बोर्ड में, वो सब कुछ मिल जाते हैं। इंक्लूडिंग अगर आप यूपी एंड बिहार बोर्ड से, तो आपके लिए तो एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट अवेलेबल है जहां पर आपके बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये पूरे ही फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमसे कनेक्टेड है हमारे एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी या स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो स्टे ट्यून विद अस, क्योंकि ये सारे कोर्सेस भी हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई सिंपली अगर आप चाहते हैं और इम्प्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो आपको मिल सकती हैं यहां सर बुक्स और ई बुक्स, जो कि इजीली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट जाइए भाई, चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि अब वो एक्सक्लूसिवली आपके लिए अवेलेबल है हिंदी मीडियम में भी। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ने तैयार किए हैं हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम के बुक्स एंड ई बुक्स। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस हो, कोई सुझाव हो, वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।